बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। और मैं हूँ मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की नीलामी का दिन था आज, और नैब रावलपिंडी के दफ्तर मेलोडी में आज ये नीलामी हुई। लेकिन इस नीलामी के पूरे प्रोसेस से मीडिया को दूर रखा गया, और हमारी इतलात के मुताबिक मीडिया के दाखिले पर पाबंदी थी। एक तो हम बात करेंगे कि नैब को कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको नीलाम करना चाह रहा है, क्यों नीलाम करना चाह रहा है, और इस अमल को खुफिया क्यों रखा गया, और किसने क्लेम किया है कि उन्होंने ये आज़ाद डिजिटल के CEO ये कहा है, क्लेम किया है उन्होंने कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है जो बहरिया की नीलामी में उन्होंने बोली देकर ख़रीद ली है। तो उसके तनाजुर पे भी बात करेंगे, और नैब का ओवरऑल जो रवैया है, एक्ट है, उस पर, और बहरिया टाउन ख़ास तौर पर एक बड़ी हिस्ट्री है बहरिया टाउन की, जिसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स के साथ मिला के रखी है। तोहफ़े तहाइफ भी चलते रहे, और हुकूमतें बनाना गिराना, हर जगह पे बहरिया टाउन के जो सरबराह हैं मलक रियाज, उनका किरदार रहा है। इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस है। दूसरा हमारा मौजू होगा पेशावर हाई कोर्ट ने जो शिबली फ़राज हैं, उमर अयूब हैं, जो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर थे, उनके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था, उस नोटिफिकेशन पे एक रिस्टेनिंग ऑर्डर जारी किया है। उस रिस्टेनिंग ऑर्डर की अहमियत क्या है? क्या आने वाले दिनों में कोई इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे पेशावर हाई कोर्ट या आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ये मामला आता है कि नाअहलियाँ कब होनी हैं? जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, इनकी सज़ा के साथ ही नाअहली होगी, या जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी स्टैम्प के बाद जो नाअहली हतमी समझी जाएगी? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या इसमें कुछ डेवलपमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? और उमर अयूब, शिबली फ़राज या PTI के जो रहनुमा प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं, वो कितनी मौसर होगी उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए? तीसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सुलेमान, उनके आने के हवाले से बहुत ख़बरें गर्म थीं। गुज़श्ता रोज़ भी हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने ये पूछा अपनी जो हमशीरा हैं उनसे, उनके उनके बच्चों की क्या सूरत हाल है, आने के हवाले से भी बात हुई। लेकिन मामला बज़ाहिर लटक गया है। 5 अगस्त भी गुजर गया, और उसके बाद ख़बर भी नहीं आई कि उनके वीज़े का क्या बना। इस पे भी हम बात करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी। सबसे पहले तो बहरिया टाउन की नीलामी होने जा रही है। बहरिया टाउन जो एक मुक़द्दस गाय बज़ाहिर जो है वो समझा जाता था, और हर फोरम पे हम देखें, हर जगह पे मीडिया समेत, तो उसके ख़िलाफ़ तो कोई ख़बर भी नहीं चलती थी, उसके ख़िलाफ़ अदालतों से फ़ैसले भी नहीं आते थे। नैब जैसे इदारे तो उसके ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं किया नैब वालों ने। लेकिन अचानक ये सूरत हाल बनी है कि अब टॉप की प्रॉपर्टीज़ उनकी नीलामी के लिए चली गई हैं, और मलक रियाज ने परसों रात ट्वीट किया, परसों शाम को, कि हम करीब हैं कि ये ऑपरेशंस अपने बंद कर दें। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी ही दिलचस्प एक सूरत हाल है। मुझे तो लगता है कि बहरिया टाउन ने जो कुछ रियासत के साथ किया, ये रियासत जो है उसको कटहरे में नहीं खड़ा कर रही, बल्कि ये मामला दो बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स का है। और पाकिस्तान में जो दो बड़े प्रॉपर्टी बिजनेस अगर कहा जाए तो उसमें कोई शक नहीं, ऑन द रिकॉर्ड, वो एक बहरिया टाउन है और दूसरा DHA है। बज़ाहिर DHA जो है वो हुकूमत को पर असरअंदाज होता है, बहरिया टाउन भी हुकूमत पे असरअंदाज होता रहा है, लेकिन वो ज़्यादा असर उसका जो रहा है वो सिविलियन साइड से रहा है। और हम सुनते रहे हैं किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, और मलक रियाज वो कितने करीब थे। और बल्कि अगर आपको याद हो तो फ़रतुल्लाह बाबर की जो हाल ही में किताब एक मंजर आम पे आई है जरदारीज़ प्रेसिडेंसी के हवाले से, तो उसमें वो बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं कि हुसैन हक्कानी साहब जब ईवान सदर में थे, मेमो स्कैंडल जो था वो अरूज पे था, और सदर जरदारी अपने इलाज के लिए बाहर जाना चाह रहे थे,
और हुसैन हक्कानी को अपने साथ जहाज़ में बिठाना चाह रहे थे, तो उस वक्त भी मलिक रियाज जो थे इस सारे हसल बसल के अंदर एक फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी के दरमियान राब्ते का काम कर रहे थे, टेलीफोन पे खुफिया अदारों के मैसेजेस वसूल कर रहे थे। तो मलिक रियाज एक बहुत पुराने पावर कॉरिडोर के बड़े पुराने सीनियर खिलाड़ी हैं, मगर अब हुआ कुछ ऐसे है कि काफ़ी अरसे से लग ये रहा है कि अब दो बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के दरमियान जंग अरूज पे पहुंच गई है, और एक तरफ बज़ाहिर रियासत है और दूसरी तरफ एक मुजरम है। सच्ची बात पूछें तो मुझे तो ये झगड़ा भी एक प्रॉपर्टी का झगड़ा लगता है, जायदाद का झगड़ा लगता है, और इसके दो ही फ़रीक़ैन हैं। और वो फ़रीक़ैन मैंने जैसे आपसे कहा कि ये कोई रियासत नहीं है कि अवाम के लिए, अवाम के मफाद में आप मलिक रियाज को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले मलिक रियाज ने जो कुछ अवाम के साथ किया, पहले आप उसके साथ होके आप मलिक रियाज को इस्तेमाल भी करते रहे हैं। और इसका सबूत अगर आपने देखना है तो एक अदालती कमीशन की रिपोर्ट है। वो एक सेशन जज होते थे, सेशन जज मिन्हास, मुझे उनका पूरा नाम अब याद नहीं आ रहा। 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हुक्म पर एक अदालती इंक्वायरी की गई। बैरिया टाउन, DHA और दीगर जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी के जो डीलर्स हैं, चाहे रियासती और गैर रियासती, और उस जुडिशल इंक्वायरी के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि बहरिया टाउन और DHA और दीगर बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं वो पुलिस के साथ मिलकर, अदलिया के साथ मिलकर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते थे, उनको अगवा करते थे, तशद्दुद करते थे, झूठी FIR कटवाते थे, थानों में उन पर तशद्दुद होता था और लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती उनसे ख़रीदते थे कम दामों पे, और फिर वहाँ पे या तो बैरिया टाउन बनता था या DHA, और ये मलिक रियाज और DHA दोनों मिल के ये सारे काम कर रहे थे। वो अदालती रिपोर्ट आज भी रिकॉर्ड पे है, और वो उस रिपोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे कहा गया था, एंड पे मुझे याद है, मैं उस वक्त डॉन न्यूज़ में होता था, डॉन TV में, उसमें एंड पे कहा गया था इस अदालती कमीशन की रिपोर्ट में कि ये जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, ये चाहे DHA है चाहे बैरिया टाउन है, इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए कि ये ज़मीनें कैसे हथियाते हैं। और वो जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी जज मिन्हास की, उसके अंदर लोगों की टेस्टिमनीज थी, उनके बयानात थे, उनकी कहानियाँ थी कि कैसे उनको उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाई गई। वो सारी टेस्टिमनीज जो हैं रिकॉर्ड में हैं। तो आज अगर मलिक रियाज की जायदाद नीलाम हो रही है तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि चोरा नू पै गए मोर, और ये झगड़ा जो है कोई कानून का एक तरफ नहीं है और कोई कानून के दूसरी तरफ है। ये झगड़ा अभी भी मैं समझता हूँ कि दो बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स के बीच में, और अभी भी आज देखें, आज जो नीलामी हुई, आपने ही बताया कि आज़ाद डिजिटल जो है, आज़ाद डिजिटल के मालिक है मुसव्वर अब्बासी। जी जी, उसकी थोड़ी सी तफसील में बता दूं। जी वो बता। एक तो जो आज की जो नैब ने की है, नीलामी की है, उस नीलामी में ये बताया गया है कि मीडिया अलाउ नहीं था, मीडिया के वहाँ जाने पर पाबंदी थी, और जब मीडिया वहाँ पे पहुँचा तो उनको बताया कि आप 3 बजे आइएगा। 3 बजे गए हैं तो उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ उनको दे दी गई है जिसमें कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ, कोई डिटेल्स नहीं है कौन कहाँ कैसे आया। इसके अलावा जो खबर आई वो ये कि एक प्रॉपर्टी जो उनकी वहाँ पे मार्की है वो जो है वो तकरीबन 50 करोड़ 80 लाख रुपए की 580 मिलियन उसकी नीलामी हुई है। और दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2, इसकी 87 और 88 करोड़ एक की और 88 करोड़ दूसरी की ये प्रपोज्ड है। इसकी अभी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन एक की मंजूरी हो गई है कि वो जो मार्की जो है वो हो गई है नीलाम। और उसके हवाले से जो आज़ाद उर्दू का एक एक्स का पेज है, आज़ाद डिजिटल का, उन्होंने ये लिखा है, दावा किया है, ट्विटर हैंडल है जी जी। उसमें उन्होंने दावा किया है कि आज़ाद डिजिटल के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसव्वर अब्बासी नामी, उन्होंने बैरिया टाउन की जो मशहूर व मारूफ मार्की थी उसकी नीलामी जो है वो उन्होंने कर ली है, विन कर ली है, और वो अब उनकी हो चुकी है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे रिपोर्टर हैं द नेशन से, असद चौधरी, जिनका इलाका भी यही बनता है, ये बैरिया टाउन उनकी आबाई ज़मीनें भी कुछ इसमें थी। तो असद चौधरी साहब जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि ये जो जगह है ये मार्की की 57 कनाल ये जगह है, और जो बिल्डिंग है वो 9 कनाल है। तो वो कहते हैं कि जो फेयर प्राइस है ना इसकी, एक मार्केट फेयर प्राइस, वो तकरीबन 2 अरब रुपया बनती है। तो उन्होंने लिखा है कि ठीक है जमीन जैसी तैसी है, लेकिन चोरी का माल समझ के इसको ना बेचें।
2 अरब उन्होंने 2 कहा अरब कि इतनी में, बनती और है 50 करोड़ में दे दी। 50 करोड़ में दे अच्छा दी। साकिब, अब 2 चीज़ें तो इसमें, ये एक हाँ, सिचुएशन आई है जी, सामने। इसमें अब 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि मीडिया को क्यों नहीं रसाई दी जी गई। जी देखिए, इस मुल्क में हमारी अदालतों का ये हाल है कि जेल ट्रायल होता है और मीडिया पे पाबंदी होती है। चंद गिने चुने जो 2-4 बंदे जो है उनको इजाजत जिसको दे दी। कहना चाहिए ISSB पास जो सहाफ़ी हैं, उनको अंदर इजाज़त मिलती है और फिर वो भी पूछ के ख़बरें देते हैं। बेचारे मजबूर हैं, ज़ाहिर बात है, वो भी इसी मुल्क में, शहर में रहना है उन्होंने। और ये हमारी अदालतों का हाल है और एक आम बोली हो रही है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एक नैब एक कानून का इदारा है और आइन का आर्टिकल 19 जो है पाकिस्तान 19A जो है पाकिस्तान के अवाम को जानने का बुनियादी हक देता है। और इसके बावजूद भी मीडिया को, उसको कहा जाता है अवामी बोली, अवामी नीलाम आम कहा जाता है। नीलाम आम कहा जाता है ना, जी जी, ये तो नीलाम आम। नीलाम आम कैसा हुआ, नीलाम आम। ये तो नीलाम खास हो गया। ये पहली नीलाम बात आम। तो ये है, तो मतलब आपने जब मीडिया को रसाई दी जाती तो पता चलता कि वहाँ पे कौन कौन से लोग बोली धंधा बैठे हैं, हाँ इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या इन्होंने कोई कार्टलाइजेशन तो नहीं की, जी जी, क्या ये किसी के फ्रंट मैन तो नहीं है। ये सारा कुछ मीडिया देखता है शफाफियत ना, जरूरी है ना कि शफाफियत आप होती, लेकिन वो कि कोई नहीं हुई। फ्रंट मैन आके और जनाब उसका कर रहा हो। नतीजा हमने देख लिया कि किसने बोली लगाई कामयाब, 2 अरब रुपए प्रॉपर्टी की जो आप बता रहे हैं, 50 करोड़ की, वो मुसव्वर अब्बासी साहब हैं। आज़ाद डिजिटल के नाम से ये मेरे ख्याल में चंद साल पहले ये प्लेटफॉर्म अचानक ही लॉन्च किया चंद गया। साल भी बड़ा दूर है, मेरे ख्याल 1-1.5 साल, 2 1-1.5 साल, साल 2 पहले जो साल है पहले। अचानक ही एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आया, जिसमें हमारे बहुत से सीनियर सहाफ़ी भी अभी वो काम करते हैं। और वो किसी ने नहीं पूछा कि इसका मालिक कौन है, इसका मालिक का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये पैसा कहाँ से लाया इतना। और अचानक अब इतनी बड़ी बोली दे दी गई है 50 करोड़। 50 करोड़ रुपए की। और इसके मुसव्वर अब्बासी साहब जो हैं, इनके हवाले से जो इनका चैनल है उसमें वाज़े तौर पे एक तासुब नज़र आता है, एक बाइस नज़र आती है और ये इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है भरपूर अंदाज से। और हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से ये मालूम हुआ है कि वहाँ पे सहाफ़ियों को जाने के लिए राग़िब किया जाता है, बिलवास्ता तौर पे और बिला वास्ता तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों की तरफ से। और उनको ठीक है, अदायगियाँ होती हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन इस चैनल का जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो बड़े वाज़े तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक ये शक करते हैं कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट का ही चैनल है, इदारों का ही चैनल है और वो अपना बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि माजी में भी होता रहा है, इदारे मुख्तलिफ TV चैनल में इन्वेस्ट करते रहे। मगर ये एक प्राइम इन्वेस्टमेंट है बज़ाहिर, जो कुछ ज़राए के मुताबिक ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई है। तो ये कौन है मुजफ्फर अब्बासी, ये अपना मुसव्वर अब्बासी साहब, ये इतना पैसा कहाँ से आया? ये सारे वो सवाल हैं जो कि नैब को अपनी प्रेस रिलीज में इनका जवाब देना चाहिए था। और नैब तो वो इदारा है जो करप्शन ख़त्म करता है, लेकिन इस बोली के अमल से तो ये लगता है कि नैब का इदारा, जिसकी सरबराही आप एक जनरल साहब कर रहे हैं, रिटायर्ड जनरल है, वो तो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। नैब का इदारा जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शफाफियत को यकीनी बनाए, वो बंद कमरों के अंदर कुंडियाँ लगा के ये बोलियाँ लगाता है इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसका मतलब है नैब का इदारा और उसका जो सरबराह हैं वो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। नाम उनका है अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि खुले कमरों के अंदर जो है मीडिया को बुला के सरेआम नीलामी करें इतनी कीमती प्रॉपर्टीज़ की। तो फिर शक तो पैदा होगा ना कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर मीडिया ने को तो कानून का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया। बिल्कुल, नैब को तो चाहिए था कि वो ये कहते हैं कि इतनी जो है वो महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह अभी सवाल आ गया ना, आपने एक नीलामी 50 करोड़ की दे दी कि माल चोरी का है, चलो जी, मतलब अच्छा, इसी तरह आप मैं भूल जाऊंगा, वैसे वो पंजाबी का एक मुहावरा है, हाँ। चोरी दा माल ते डांगा दे गज। अच्छा, मतलब माल चोरी का हो ना, तो एक गज भी जो है ना, जो डांग होती है ना बदमाश की, वो उसके बराबर होती है। 10 गज जो है वो डांग जितने होंगे, एक गज जो है। तो ये चोरी दा माल डांगा दे गज है, माले तो मुफ्त दिले बेरहम तो है। वो पहला सवाल ही उठ गया ना कि और आपने दूसरी बात देखें, ये दूसरी बात देखें, नैब का इदारा भी अब इस्तेमाल हो रहा है बज़ाहिर करप्शन के लिए। वो कैसे कि आपने एक शख्स को एक जायदाद दे दी इतनी सस्ती, ठीक है, तो ये नीलामी अगर नैब ने करनी थी तो ये नीलामी किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते। ये नैब के निगरानी के अंदर, नैब के दफ्तर के अंदर ये नीलामी कैसे हो गई? और वो भी बंद कमरे में। और फिर ये सवाल उठेंगे कि नैब ने अगर कोई इल्ज़ाम लगाए कि नैब के अफसरान ने कमीशन खाया है, तो क्या जवाब देंगे आप? फिर नैब वजाहतें देता फिरेगा। ये नीलामी का काम नैब क्या है? ये तो नीलामी का काम जो करना चाहिए था
ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता, एक ट्रांसपेरेंसी होती, ओपन होती, और नैब अब इन सवालों के जवाब दे कि बाकी बिडर्स कौन थे, ठीक है, और बाकियों की बिड्स कितनी थी, और इनको कौन क्यों दिया गया है, और क्या नैब ने मालूम किया है कि मुसव्वर अब्बासी साहब कितना टैक्स देते रहे, उनके ये ज़राए कहाँ से मेरा आए, ख्याल है मुसव्वर उनकी अब्बासी साहब आमदन भी कहाँ से आई है इतनी कि वो 50 करोड़ मुसव्वर रुपया। अब्बासी साहब भी अगर हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हों, बिल्कुल उनको उन्होंने वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने अगर कोई मौकफ हमारे चैनल पे देना मोस्ट चाहें वेलकम, तो मोस्ट वेलकम, अगर वो जनरली देना चाहें तो हम उसको भी करेंगे रिपोर्ट। लेकिन बिल्कुल ये वो सवालात हैं जो सामने आए, वो उस पर हम जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन नैब पे वही बात है कि जब आप बंद कमरों में ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर यही होगा, सवालात तो पैदा होंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिनों में उसमें हेयरिंग होनी है, और ज़्यादा चांस यही है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे भी कर सकती है। 6 प्रॉपर्टीज़ थी, एक प्रॉपर्टी की नीलामी मुकम्मल हो गई, वो कह रहे हैं पैसों की ट्रांसफ़र भी शुरू हो चुकी है, 2 पे कहते हैं मंजूरी होनी है, और 3 की नीलामी पे खातर खा बोली नहीं आई। तो अच्छा, खातर खा बोली नहीं आई, इस पे 50 वो क्लेम जो हुआ है 2 अरब वाली 50 करोड़ पे खातर खा बोली है। तो बहरहाल ये है सूरत हाल बैरिया टाउन की। अच्छा, बैरिया टाउन का एक और एस्पेक्ट मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो है मलक रियाज, एक है वहाँ के रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे ही लोग हों, मतलब जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी की थी उन्होंने भी लगाई होगी, वो लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक जो बैरिया टाउन्स बने हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने प्लॉट्स लिए, घर बनाए, सारा कुछ किया। इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? मलक रियाज फैक्टर तो डेफिनेटली उसको ना सपोर्ट है, ना उसको बैक किया जा सकता है। इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? रेजिडेंट्स कहते हैं हमारा क्या कसूर है? क्या रेजिडेंट्स को पहले यहाँ इन जगहों पे जाना नहीं चाहिए था, या उस वक़्त क्योंकि इदारों ने भी इस चीज़ को ना पिन पॉइंट किया, ना हाईलाइट किया, ना रोका, ना कोई केस चला, तो इसलिए खुलेआम थी हर चीज़, तो लोग भी गए, इन्वेस्ट भी किया, घर भी बनाए, प्लॉट्स भी लिए, पैसे भी बनाए, सब कुछ हुआ, और वहाँ पे पूरा एक सर्कल चल पड़ा, पूरी एक इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ी रियल एस्टेट की। इस एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए साकिब बशीर, मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन के रिहायशियों का इस वक्त वही हाल है और वही ज़हनी हालत है जो कि बर्रे सगीर के उन मुसलमानों की थी जो नया पाकिस्तान बना के अपना वो सोच रहे थे कि अब हम आज़ाद हो गए। यानी उनको तो एक मालिक से जालिम से जान छूटी तो दूसरा जालिम और मालिक आ गया, ठीक है। तो पाकिस्तान भी एक बैरिया टाउन ही समझ लें इसको आप। तो इधर मलकियत चेंज होने से जो है कुछ तब्दील नहीं होता, सही है। दूसरी बात तो ये है कि जो बैरिया टाउन के मालकान हैं वो उनको घरों से तो कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, बिज़नेस आपको पता है जब रियासत और रियासी इदारे खुद बिज़नेस के अंदर आ जाएं और रियल स्टेट बिज़नेस में भी आ जाएं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि रियल स्टेट बिज़नेस जो कर रहे थे, जो छोटे मोटे कर रहे थे, उनका क्या कसूर है, वो अभी भी करते रहेंगे, लेकिन वो अब एक सानवी हैसियत में, एक सेकेंडरी पार्टनर के तौर पे वो कमीशन एजेंट बन के रह जाएंगे, जबकि रियल स्टेट जो है वो रियल स्टेट बिजनेस जो है वो जो हमारे मुल्क में रियल स्टेट है वो करेगी। ठीक तो भाई साहब अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बताऊं। और बैरिया टाउन के मुझे नहीं लगता रिहायशियों को फौरी तौर पे कोई ख़तरा है, मगर यकीनी तौर पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन लोगों ने फाइलें रखी हुई हैं अपनी जेब के अंदर, जिन लोगों को वादा किया था बैरिया टाउन ने कि हम उनको प्लाट देंगे, जिन लोग बुलडोज़रों की तरफ देख के खुश होते थे कि अब हमारे ये प्लाट डेवलप हो रहे हैं, वो बुलडोज़र अब क्या चलते रहेंगे? क्या वो प्लाट्स इसी तरह बनते रहेंगे? क्या लोगों को जिन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी हैं, जिन्होंने प्लाट ख़रीदे हैं, उनको प्लाट टाइम पे मिलेंगे या नहीं? और बैरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, वो किसके पास जाएगी? ये वो सारे सवाल हैं जो मैं समझता हूँ बैरून मुल्क और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जहनों में हैं, और इसका जवाब जो है वो अभी तक किसी के पास नहीं है। क्या नैब जो बड़ी बड़ी खुशी से बोलियां लगवा रहा है, क्या वो ये रकम जो है, पहली बात तो यह हुकूमत के ख़जाने में जमा कराएगा, या जावेद इकबाल साहब एक नैब के चेयरमैन होते थे, वो अपनी नैब के अकाउंट में डालते रहते थे, और 10 अरब रुपए की एक रकम थी जो उन्होंने कहा मैंने रिकवर की है, लेकिन उसका वो हिसाब नहीं दे सके थे, वो रकम गई किधर है। तो क्या नैब जो है ये वाली रकम भी अब अपनी जेब में अपने अकाउंट में डालेगा या हुकूमत को देगा? क्या इस रकम से वो जो बैरिया टाउन के मुतासरीन हैं, जो जिनको अब वो फाइलें ही हैं उनके पास, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, क्या उनका नुकसान पूरा करेगा? ये रकम आखिर जाएगी किधर और ये इस्तेमाल कैसे होगी?
ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब नैब जैसे इदारे को देना है। और ख़ास तौर पे अब जबकि एक जनरल साहब आ गए हैं, तो जनरल साहब के बारे में है ना कि बड़े सख्त होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, डिसिप्लिन होता है। तो अब वक्त आ गया है। मैं तो हैरान हूँ कि जनरल साहब के होते हुए इतने मशकूक अंदाज से ये बोलियाँ लगाई गई हैं और जो कीमतें अभी सामने आई हैं, मैं तो हैरान हूँ कि ये नैब का इदारा तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से भी बुरी हालत इसकी हो गई है कि जो सिर्फ मीडिया से मुंह छुपाता फिरता था, लेकिन कम से कम बहुत सारे मामलात में वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने तो कम से कम पेश होता था ना। क्या ये जनरल साहब जो हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होंगे? क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी या पार्लियामेंट को इतनी हिम्मत है कि इस जर्नैल को बुला के उनसे वो सवाल करे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बुला के वो करती रही हैं? तो मेरे ख्याल में अब नैब के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। मलिक रियाज को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन सरकार के एक इदारे को लोग कभी नहीं भूलेंगे अगर उसकी नाक के नीचे, उसकी निगरानी में और उसके ज़ेरे कंट्रोल, उसके दफ्तरों के अंदर इस तरह की गैर शफाफ सरगर्मी कोई भी होती है। तो ये मामला अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। विद मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ नाजरीन शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब उनकी जो दरख्वास्त थी, एक तो प्रोटेक्टिव बेल दी उन्होंने, एक दो ट्रांजिटरी बेल 1-2-3 दिनों के लिए कि लाहौर हाई कोर्ट में वो अपीलें दायर कर सकें। यहाँ पे एक सवाल तो ये है कि अपील दायर करने के लिए सरेंडर होगा। सरेंडर का मतलब है गिरफ़्तारी, गिरफ़्तारी का मतलब है कैद। तो क्या पीटीआई की जो लीडरशिप है या कारकुनान है वो कैद के लिए तैयार हैं? सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल ये है कि दूसरी जो पटिशन है पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें वो यही है कि अभी उनकी सज़ा ट्रायल कोर्ट्स ने जो दी है ये हतमी नहीं हुई क्योंकि अपील के फॉर्म मौजूद हैं। उनका ये सवाल है, अब ये इस हवाले से जो कानून है हमारे यहाँ मुरवजा, उसमें भी थोड़ा सा इबहम है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कन्विक्टेड होगा, कोर्ट ऑफ सज़ा जी सज़ा याफ्ता होगा किसी भी अदालत से, तो वो नाअहल होगा 5 साल के लिए। अब उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ट्रायल कोर्ट का नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट से अगर जब तक हतमी सज़ा नहीं होती तब से। तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को पेशावर हाई कोर्ट ने करने के लिए 20 अगस्त को अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया है। तो इन दोनों सवालात पे आप क्या देखते हैं? लेकिन साकिब, हमारी अदलिया इस वक्त हमारी हुकूमत और इदारों की मैं समझता हूँ कि एक आलाकार बनी हुई है। ये 26वीं यानी तरमीम के बाद तो बिल्कुल हमारी अदालत जो है वो एक उस सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बाकायदगी जिसको क्या कहते हैं बाकायदा तौर पे बन चुकी है, जो सियासी इंजीनियरिंग 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले शुरू हुई थी। अब इसके इसमें भी आप देखेंगे कि जो तो MNAs और जो MPAs जिनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ हुई हैं, उसमें इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो MNAs और MPAs थोड़ी सी लचक दिखाएंगे अपने रवैयों में, कोई कमिटमेंट करेंगे, हो सकता है उनके अगेंस्ट कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए। और जो ज़्यादा सख्ती करेंगे हो सकता है वो किसी और जज के सामने वो सस्पेंड ना हो। नहीं, आप समझते हैं कि पहले तो ट्रायल कोर्ट्स में होता रहा, आप ये कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट्स में है, अभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोई ऐसी बात कर दे, कोई माफ़ी तलाफ़ी मजम्मत शम्मत को वाली, तो उसको हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा? देखें, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो ये हुआ ना कि वो मुकदमे ही खत्म हो गए उन लोगों के जी खिलाफ। जी, उनके खिलाफ मुकदमे ही नहीं आगे चले। पुलिस के तफ्तीशी ने उनका नाम ही निकाल दिया नाम ही बगैर निकाल- किसी वजह के, नाम ही बयान भी नहीं निकाल- रिकॉर्ड जी किया। जी जी, अब हाई कोर्ट के मामले में मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनका हशर सामने आ गया है। जी जी, अब सिंपल ये है, मुझे ये लग रहा है कि एक लचक जो है उसको दिखाई जाएगी, किसी भी तरीके से कन्वे की जाएगी, और जो लोग लचक दिखाएंगे उनको हल्की फुल्की स्टे ऑर्डर की हद तक रिलीफ मिल जाएगा। है। और स्टे में, सस्पेंड में ये होगा कि कम से कम वो अपना अपील जो है वो वकील के साथ खड़े होके लड़ सकेंगे, अदरवाइज तो कोई जेल में चला जाएगा और वकील ही पेश होता रहेगा ना। फिर एक चीज़ जो तो है ये वो एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि इनकी अपीलों पे फैसला कितने जल्दी होंगे। एक अपीलें तो इमरान खान की भी पेंडिंग है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाती जी नहीं, जी, सजा ठीक है ना। लगाई नहीं तो एक ये अपीलें अब आ गई हैं, अब इनकी अपीलों पे कितने जल्दी फैसला होगा। और पिछले दिनों हमारे याहिया साहब जो हैं, जस्टिस याहिया साहब, उन्होंने तो बड़े फ़ख्र से ऐलान किया था कि एक नई पॉलिसी बनाई है जुडिशल कमेटी ने, पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने, कि जो पुराने केसेस हैं क्रिमिनल, वो सबसे पहले फौजदारी केसेस डिसाइड किए जाएंगे जो सबसे पुराने हैं। तो इसका मतलब तो वाज़ेह था कि जो अब नए आएंगे वो फिर अपनी बारी पे ही उनको सुना बारी जाएगा। पे 2 साल मतलब बाद ये आएंगे। अजीब है कि मैं समझ रहा हूँ कि अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पे एक आलाकार बनी हुई है, और ये जो अपीलें अब आएंगी, सरेंडर तो उनको करना पड़ेगा, सरेंडर मगर का बाद मतलब में गिरफ्तारी है। किसी की सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, असल और में किसी की पहली नहीं होगी। हेयरिंग पे 10 साल की सज़ा अमूमी तौर पर सस्पेंड नहीं हुआ करती। अदालत नोटिस करती है, लेकिन नोटिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है।
अभी इस्लामाबाद हाई रिसेंटली कोर्ट कर वो चुकी है। चतराली साहब जिस केस में जी जी हैं, उसमें 4 भी, मुल्ज़मान, उसमें उन्होंने नोटिस चतराली किया साहब था। नहीं थे। हाँ चतराली साहब नहीं थी, उसमें नोटिस उन्होंने किया था 2-4 दिनों का। हाँ, और जो मुल्जमान थे जिन्होंने अपील की हुई थी वो जेल में थे, जेल में मतलब थे, उनको महीना एक जेल में रहना पड़ा। सरेंडर इसके लिए किया सरेंडर था। उन्होंने किया हुआ था। तो हमारा सवाल ये है कि सरेंडर और उसके बाद गिरफ्तारी और उसके बाद कैद, मेरा ख्याल है ये तीनों चीज़ें होंगी तब भी इनकी अपील आगे देखिए बढ़ेगी। ना, वैसे भी अब सरेंडर तो इसलिए करवाया जाएगा ना कि ये मैसेज देना भी मकसद है पीटीआई के उन कारकुनों को और लीडरों को जो ये समझ रहे हैं कि वो अभी भी अवामी तहरीक जारी है और जी 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 14 अगस्त को एक भरपूर अंदाज से उन्होंने करना है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अदलिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि ये लोग 14 अगस्त के एहतजाज के लिए दस्तयाब ना हों, अंडरग्राउंड चले जाएँ या जेल चले जाएँ। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है इन पीटीआई के बिल्कुल। लीडरान के लिए। तो मुझे लगता है कि ये 14 अगस्त का जो ऐलान किया है ये बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेशन है हुकूमत के लिए भी कि लोग जश्न आज़ादी मिलाने पाकिस्तानी झंडा लेके बाहर निकलेंगे तो क्या उन पर दफ़ा 144 लगाई जाएगी, उन पर डंडे मारे जाएंगे, उनको रोका जाएगा कि वो मुंह से किस पार्टी के किस लीडर के नारे मारते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और 14 अगस्त तक मुझे लगता है कि इन लोगों को सरेंडर करना लाजमी होगा, क्योंकि एक मैसेज देना भी मकसूद है कि जो लोग पीटीआई में इस तरह करेंगे तो उनके साथ वही होगा जो ये 9 मई वालों के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कासिम और सुलेमान, उनके आने की खबरें थी 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त को। अभी वो काफ़ी पसे पर्दा चला गया है मामला। कल इमरान खान साहब ने पूछा फैमिली से और फैमिली भी कह रही है कि उन्होंने आना है, लेकिन हुकूमत ने भी कहा था कि हम इजाज़त देंगे, लेकिन अभी तक वीज़ा देने के हवाले से कोई ख़बर नहीं आई या उनके ख़ुद भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कहा जाए कि चीज़ें चल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ी अजीब बात है। मेरे ख्याल में तो पीटीआई की तरफ से या अलीमा खान की तरफ से इस हवाले से ज़रूर अपडेट आनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने, मैं समझता हूँ, एक लारा लगाया था पीटीआई के कारकुनों को कि सलमान और कासिम आ रहे हैं। 5 अगस्त गुजर गया, नहीं आए, 6 अगस्त गुजर गया, आज 7 अगस्त हो गई और लारा छोड़ के आप कोई अपडेट भी नहीं देने को तैयार। मतलब ये पीटीआई के कारकुनों का हक है, ये लोगों का हक है ये जानना कि भाई आपने पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी खबर दी है तो उसका कोई अपडेट होना चाहिए। लास्ट टाइम अलीमा खान ने कहा था कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है और इंटीरियर मिनिस्टर ममलकत के जो है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा था कि वीज़े की दरख्वास्तें आ गई हैं और उनके ऊपर मेरिट पे फैसला किया जाएगा। वो फैसला अभी तक नहीं पता, वो भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की तरह कहीं महफूज हो गया वीज़ा देने का या ना देने का। और वो होगा क्या कि जब, मुझे लगता है कि अब मामला 14 अगस्त से भी आगे चला गया तो वो शायद ये शो करेंगे कि जनाब इस वक्त हालात ठीक नहीं है, हम आपको वीज़ा दे रहे हैं लेकिन आपकी एंट्री जो है वो 14 अगस्त के बाद होगी। अब देखें, पहले 5 अगस्त तक कोई फैसला नहीं किया गया, फिर जब 14 अगस्त का अनाउंसमेंट हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि 14 अगस्त से पहले अब सलमान और कासिम को इजाज़त मिलेगी। और सलमान और कासिम की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई। कम से कम इतना तो बता दें कि हुकूमत लैतोलाल से काम ले रही है, डिले कर रही है, हमें वीज़ा नहीं दे रही और बहाने तराश रही है। हो सकता है कोई ऐसे कानूनी और लीगल एतराज़ात हों जो वो मीट कर रहे हों, तो उसके बारे में भी बता देना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये 14 अगस्त तक अब हुकूमत जो है वो सलमान और कासिम को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं देगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैं जी जी एक कर रहा था, आज हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर पुलिस के महकमे के अंदर जी जी एक नया डिपार्टमेंट खुला है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको पुलिस के बड़े सीनियर अफसर हैं सोहेल जफर चट्ठा, मेरे ख्याल में डीआईजी भी रहे हैं जी वो, जी और अभी उनकी आईजी के लेवल की सरबराह हैं वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के। उस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब से बना है मरीम नवाज़ की हुकूमत में, तो काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस मुकाबलों की खबरें आ रही हैं और उन पुलिस मुकाबलों के अंदर एक जैसी कहानी एफआईआर में लिखी जाती है कि निशानदेही के लिए मुलज़िमों को ले जाया जा रहा था कि साथी मुलज़मान ने उन पर हमला कर दिया, छुड़ाने के लिए मुलज़िम मारे गए, साथी मुलज़मान भाग गए, कोई पुलिस का सिपाही ज़ख्मी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा एक आध कहीं और कोई कहानी में ट्विस्ट आई हो, तो अदरवाइज़ एफआईआर सेम होती हैं। और ये बड़ी तादाद में ये चीज़ें हो रही हैं। और आज भी हम देख रहे थे कि 4 कोई जो रेप के मुलज़मान थे जिन्होंने ज़्यादती की थी, उन चारों को उसका चौथा मुलज़म भी ढूंढ के उसको भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और कहा गया मुलज़मों ने। देखें कि मुलज़मों के साथियों की फायरिंग से मारा ये गया एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पुलिस मुकाबलों का मतलब ये है, ख़ास तौर पे जाली पुलिस मुकाबलों का। मैं ये नहीं कहता कि ये जो मुकाबले हुए हैं ये जाली हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जो एक बढ़ता हुआ तासुर है, इससे साबित ये हो रहा है कि खुद रियासत भी अपनी अदलिया पे और अपनी पुलिस पे एतबार नहीं करती। अदलिया पे इसलिए कि वो इनको सज़ा देगी, रियासत को भी यकीन नहीं है।
क्योंकि जो कुछ अदलिया को ये कर चुके हैं वो अब जजों को इतनी अच्छी तरह जान गए हैं कि उनको कहते हैं कि यार इन जजों के सामने क्या पेश करना, तो इसलिए इनको इसी तरह के मुकाबलों में ही फारग कर दिया जाए। अब ये तासुर ये मिल रहा है। दूसरा ये है कि पुलिस के ऊपर भी अब कोई एतबार नहीं करेगा कि पुलिस के पास क्यों जाएंगे जी। अगर पुलिस गोलियां मार के बगैर अदालत के बंदों में मार सकती है तो लोग कहेंगे हम भी ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो हम भी जो है लोगों को अपना बदला खुद लेंगे। तो इससे क्या होगा, लाकानूनियत फैलेगी, माशरे में इंतशार फैलेगा, पुलिस मुकाबले बढ़ेंगे, मॉब किलिंग बढ़ेगी, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। आप अदालतों पर अगर रियासत एतबार नहीं करेगी, पुलिस का महकमा एतबार नहीं करेगा, तो फिर बाकी आम शहरी कौन करेंगे। और वैसे भी मुल्ज़मान को मुजरम बनाने के लिए, साबित करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें सिर्फ CSS पास करना ज़रूरी नहीं होता, उसमें सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन लेना ज़रूरी नहीं होता, उसमें इन्वेस्टिगेशन करके शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं। उन शवाहिद को इस तरतीब के साथ प्रोसिक्यूशन के हवाले करना होता है कि वो प्रोसिक्यूशन दलाइल के साथ अदालत के अंदर ये साबित करती है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया है और ये उसके सबूत हैं, ये गवाह हैं। और अदालत जो सज़ाएँ सुनाती है फिर उस सज़ा को अपील में भी डिफेंड किया जाता है। ये बड़ा मेहनत तलब काम है, मगर बज़ाहिर जो आखिरी बार हमारे पुलिस के अफसर मेहनत करते हैं वो CSS के इम्तिहान के लिए करते हैं, उसके बाद अपने पेशे में बिल्कुल कोई मेहनत नहीं होती और एक आसान काम ढूंढ लिया गया है कि पुलिस मुकाबलों में। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुजरम होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने जुर्म किया भी है तो उसको अदालत के ज़रिए सज़ा सुनानी देनी चाहिए, वरना एक हजूम जो मिलकर किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगा के किसी आम इंसान को मार देता है, उसमें और CCD डिपार्टमेंट में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड पे आ रही हैं। और हमारे एक साथी रिपोर्टर ने बताया कि जब से CCD आई है कितने सौ मुकाबले, 800 के, अब एग्जैक्टली फिगर नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। और लग ये रहा है और कि एक ही सेंटेंस है जो हर एक में आ रहा है FIR में आ रहा है कि पुलिस मुकाबला हुआ और जो मुजरिम था या मुलजिम था वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तो ये साथी मुल्ज़मान का निशाना बड़ा पक्का होता है कि वो सिर्फ अपने साथी को ही मारते हैं, पुलिस वालों को नहीं मारते। तो ये बड़ी ही अफसोस की बात है। किसी ना किसी को इसको नोटिस लेना होगा, इसको रोकना होगा और पुलिस को मारने की ट्रेनिंग देने की बजाय मुजरम को पकड़ के उसको सजा दिलवाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, वरना फिर एक न एक दिन ये पुलिस मुकाबले आपके गले भी पड़ेंगे और माजी इस चीज़ का गवाह है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।